हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं अनुभव पांडे आप सभी का अपने चैनल द साइंस स्पॉट पे स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो अभी तक मैंने आप लोग को अपने इस चैनल पर साइटोलॉजी पढ़ाया हुआ था। अब जो अगला चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ उसका नाम है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। इस चैप्टर को शुरू करने के पीछे कुछ रीजन था। मैं सबसे पहले सोचा कि आप लोग को पढ़ा दूं ह्यूमन डिसीज के बारे में, क्योंकि सबसे पहले मैं वो चैप्टर आपको कराऊंगा जो आपके एग्जाम में जहां से ज़्यादा प्रश्न बनते होंगे, ज़्यादा क्वेश्चन आने की संभावनाएं रहती है। तो ह्यूमन डिसीज पढ़ाने से पहले, जैसे ह्यूमन डिसीज में हम लोग पढ़ते क्या हैं कि बैक्टीरिया से कौन कौन से डिसीज या रोग फैलते हैं, फंगस से कौन कौन से रोग फैलते हैं, प्रोटोजोआ से कौन कौन से रोग फैलते हैं। तो लेकिन दोस्तों, जब आप लोग यही नहीं जानेंगे कि बैक्टीरिया होता क्या चीज है, कहाँ से आया है, क्या करता है, तब तक आप लोग इसके डिसीज में रट तो लेंगे। हो सकता है आप ऑनलाइनर बुक भी पढ़ लेंगे, वहां भी रट लेंगे, रटे कई बार भी होंगे, फिर भी भूल जाते होंगे। तो सबसे पहले जब आप जान लेंगे बैक्टीरिया होता क्या है, कहाँ कहाँ पाया जाता है, किस तरीके से होता है, फिर आपको याद करने में ऐसा नहीं कि याद नहीं करना पड़ेगा, याद आपको तब भी करना पड़ेगा, लेकिन तब वो बहुत दिन तक आपके दिमाग में फिट रहेगी बात। ठीक है दोस्तों, इसीलिए ह्यूमन डिसीज वाला चैप्टर शुरू करने से पहले मुझे आपको पढ़ाना पड़ रहा है क्या, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, जिनमें ये सारी चीजें आती हैं। तो दोस्तों, आज हम लोग को कौन सा चैप्टर पढ़ना है, हम लोग को पढ़ना है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, जैविक वर्गीकृत के बारे में। इसमें होता क्या है दोस्तों, बहुत सारे साइंटिस्ट आए, इन्होंने क्या किया, जितने भी लिविंग्स हैं, जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, जितने भी जीव हैं, इनको अलग अलग तरीके से वर्गीकृत यानी बांटना शुरू किया। ठीक है दोस्तों, तो इसमें सबसे पहला जो नाम आता है साइंटिस्ट का, वो आता है एरिस्टोटल का, अरस्तु जिसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं। तो एरिस्टोटल साहब ने क्या किया था, अच्छा एरिस्टोटल के विषय में आप लोग एक चीज और पढ़े होंगे, इन्हें फादर ऑफ बायोलॉजी भी कहा जाता है, जीव विज्ञान के जनक, या इन्हें फादर ऑफ जूलॉजी भी कहा जाता है, जंतु विज्ञान के जनक। तो सबसे पहले क्लासिफिकेशन में कौन सामने आए थे, एरिस्टोटल साहब। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने पूरे जीव जगत को, जितने भी लिविंग्स हैं, इनको दो भागों में बांटा था। तो सबसे पहले क्लासिफिकेशन किसने दिया था, वो दिया था एरिस्टोटल साहब ने। और इन्होंने क्या दिया था दोस्तों, इन्होंने सभी जीवों को दो भागों में बांट दिया था, डिवाइड कर दिया था, एक प्लांट और दूसरा एनिमल। तो इन्होंने प्लांट और एनिमल इन दो भागों में सभी जीवों को डिवाइड कर दिया था। प्लांट के अंतर्गत इन्होंने हर्ब्स, श्रब्स और ट्रीज, इन सब चीजों में बांटा था। जबकि एनिमल में इन्होंने क्या किया था, रेड ब्लड के आधार पर, यानी जितने भी एनिमल हैं जिनका खून लाल होता है उनको, और लाल रंग के अलावा भी कुछ जीव का ब्लड होता है, उनको अलग कर दिया था। ठीक है दोस्तों, फिर आता है टू किंगडम क्लासिफिकेशन। ये क्या होता है, अच्छा इसको देने वाले कौन साइंटिस्ट थे, कैरोलस लिनियस। क्या नाम था दोस्तों, कैरोलस लिनियस नाम के साइंटिस्ट ने टू किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। इन्होंने कुछ नहीं किया था, जो हमारे एरिस्टोटल साहब ने, अरस्तु साहब ने जो प्लांट और एनिमल में डिवाइड किया था, इन्होंने उसका एक अच्छा वर्ड नाम दिया, किंगडम प्लांटे और किंगडम एनिमेलिया। इन्होंने इस दो भागों में बांटा था। अच्छा, क्या सोच के बांटा था, इन्होंने कहा कि जो जीव मोशन करते हैं, जो जितने भी लिविंग्स हैं, जो मूव करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, उन्हें एनिमल में डाल दो, और जो मोशन नहीं कर पाते हैं उन्हें क्या कर दो, प्लांट में डाल दो। क्योंकि जनरली आप देखते हैं प्लांट तो चलते फिरते नहीं है, उनकी रूट भले अंदर जाती है, भले चलती है, लेकिन इन्होंने मान के चला कि प्लांट ट्रेवल नहीं करते हैं, प्लांट मोशन नहीं करते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर आता है थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन। क्या आता है, थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन। इसको देने वाले साइंटिस्ट का नाम था अर्नेस्ट हैकल। क्या नाम था दोस्तों, अर्नेस्ट हैकल। अब समस्या क्या आने लगी, जैसे आपने शुरू में प्लांट बांट लिया, ठीक है, एनिमल बांट दिया, लेकिन जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, छोटे छोटे जीव होते हैं, इनको आप कहाँ रखेंगे। तो जैसे जैसे जीवों की खोज हो रही थी, वैसे वैसे ये लोग अपने किंगडम में एक एक पार्ट जोड़ते जा रहे थे। फिर इन्होंने क्या किया, एक और
लिविंग्स को जोड़ा, यानी कौन, अर्नेस्ट हैकल साहब, थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन में इन्होंने क्या किया कि प्लांट और एनिमेलिया के साथ साथ इन्होंने प्रोटिस्टा को भी रख दिया। अब ये सब क्या होते हैं इसके विषय में आगे विस्तार से पढ़ेंगे हम लोग। पहले आप लोग एक टर्म समझ लीजिए कि कौन क्या कैसे दिया है, ठीक है। तो अर्नेस्ट हैकल ने क्या दिया, थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन, इन्होंने प्लांट और एनिमल के साथ साथ प्रोटिस्टा को भी रख दिया। फिर और जीव की खोज हो गई तो फिर और क्लासिफिकेशन बढ़ेगा। अब बात आती है फोर किंगडम क्लासिफिकेशन की। इसको देने वाले साइंटिस्ट थे कोपलैंड। क्या नाम बताया दोस्तों मैंने, कोपलैंड। इन्होंने क्या किया, प्लांट एनिमेलिया प्रोटिस्टा के साथ साथ इन्होंने मोनेरा को भी ऐड कर दिया। ठीक है दोस्तों, अब चार आ गया, फिर एक जीव की खोज हो गई। फिर क्या हुआ, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन हुआ। ऐसे 6 किंगडम क्लासिफिकेशन भी गया था, लेकिन मोस्ट एक्सेप्टेबल क्लासिफिकेशन इन्हीं को माना जाता है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को, गिवन बाय R.H. वाइटेकर। 5 जगत वर्गीकरण किसने दिया था, वो दिए थे R.H. वाइटेकर साहब ने, रॉबर्ट हार्डिंग वाइटेकर इनका पूरा नाम था दोस्तों, ठीक है। और सबसे ज्यादा एक्सेप्टेबल आज भी हम लोग जो किताबों में पढ़ते हैं अपने, अच्छा ये बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन आपको कहाँ मिलेगा, आपको ये क्लास 9th की एनसीईआरटी और क्लास 11th की एनसीईआरटी में आपको ये चैप्टर मिलेगा। तो जो इंटरेस्टेड होते हैं एनसीईआरटी पढ़ने के लिए वो लोग अपना वहां पे देख लेंगे, ठीक है दोस्तों। तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन देने वाले साइंटिस्ट का क्या नाम था, ये R.H. वाइटेकर। इन्होंने क्या किया, जो कैरोलस लिनियस साहब ने प्लांट और एनिमल में डिवाइड किया था, इन्होंने 3 और जोड़ दिया था, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजी। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजी, प्लांट और एनिमेलिया, इन्होंने पूरे लिविंग्स को इन 5 भागों में डिवाइड किया हुआ था। ठीक है दोस्तों, क्लियर है। आपको एक छोटी सी बात और बता दें, ये जो हमारा सेल था, सेल चैप्टर में आपको पढ़ाया था मैंने यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में। तो यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल को डिवाइड करने के बारे में सबसे पहले किसने कहा था, एक साइंटिस्ट आते हैं जिनका नाम है चैटन। क्या नाम है, चैटन। ठीक है दोस्तों, तो आइए जो लिखा है आप हम लोग वहां से समझते हैं। तो ये बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हो गया, जैविक वर्गीकरण। अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन वाज गिवन बाय, अर्लीस्ट का मतलब सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया था, एरिस्टोटल साहब ने। किसने किया था दोस्तों, एरिस्टोटल साहब ने। और इन्हें क्या क्या कहा जाता है, इन्हें फादर ऑफ बायोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, फादर ऑफ बायोलॉजी, जीव विज्ञान के जनक, या इन्हें और क्या कहते हैं, फादर ऑफ जूलॉजी, जंतु विज्ञान के जनक, किसे कहते हैं, एरिस्टोटल साहब। ठीक है दोस्तों, तो इन्होंने क्या किया, जितने भी लिविंग्स थे उनको पादप और जंतु, प्लांट और एनिमल में डिवाइड कर दिया। प्लांट को इन्होंने आगे फर्दर हर्ब्स, श्रब्स और ट्रीज में डिवाइड किया था, जबकि एनिमल को इन्होंने रेड ब्लड और अदर जो और ब्लड के जंतु जीव होंगे उनमें डिवाइड किया था। फिर आता है दूसरे 2 किंगडम क्लासिफिकेशन। इसको किसने दिया था, कैरोलस लिनियस नामक साइंटिस्ट ने दिया था। ठीक है दोस्तों, इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने मोशन के आधार पे, मैंने अभी आपको बताया मोशन के आधार पे, जो मोशन नहीं करते हैं उन्हें पादप जगत यानी किंगडम प्लांटाई में रख दिया था, और जबकि जो मोशन करते हैं उनको इन्होंने क्या किया था, किंगडम एनिमेलिया में रख दिया था। फिर आपसे ये ज्यादा पूछते हैं 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, या तो आपसे ये R.H. वाइटेकर वाला 5 किंगडम क्लासिफिकेशन बोलते हैं। लेकिन हो सकता है किसी एग्जाम पूछने जानकारी के लिए आपको मैंने 3 और 4 भी लिखवा दिया है। ठीक है दोस्तों, 3 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था, अर्नेस्ट हैकल साहब ने दिया था। इन्होंने प्लांट, एनिमल और एनिमल के साथ साथ इन्होंने प्रोटिस्टा को भी ऐड कर दिया था। फिर आता है 4 जगत वर्गीकरण, 4 किंगडम क्लासिफिकेशन देने वाले साइंटिस्ट थे कोपलैंड। इन्होंने क्या किया था कि प्लांट, एनिमल, प्रोटिस्टा के साथ साथ इन्होंने मोनेरा को भी ऐड कर दिया था। फिर मोस्ट एक्सेप्टेबल क्लासिफिकेशन, इसको आप लोग कह सकते हैं दोस्तों, इट इज ए मोस्ट एक्सेप्टेबल क्लासिफिकेशन, मोस्ट एक्सेप्टेबल क्लासिफिकेशन।
सबसे ज्यादा माना जाने वाला क्लासिफिकेशन कौन सा था, यानी आज भी जो हम लोग मानते हैं वो कौन सा है, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन गिवन बाय R.H. वाइटेकर, रॉबर्ट हार्डिंग वाइटेकर। ठीक है दोस्तों, तो इन्होंने क्या किया था, जितने भी लिविंग्स हैं उनको 5 भागों में बांटा गया था, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया में। ठीक है दोस्तों, और अभी आपको मैंने बताया कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के क्लासिफिकेशन के बारे में सबसे पहले किसने कहा था, एक चैटन नामक साइंटिस्ट थे। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये बात समझ में आई होगी, आप लोग इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आप लोग को बताया कि R.H. वाइटेकर साहब ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन देने वाले साइंटिस्ट का नाम क्या था, R.H. वाइटेकर। क्या था दोस्तों, R.H. वाइटेकर। इन्होंने ही 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को दिया था, जिनके नाम क्या क्या थे, जिनके नाम थे मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। अब यहाँ से मैं आप लोग को कुछ पॉइंट बता रहा हूँ जो डायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछा जाता है, फिर इसी का मैं चार्ट बनाऊंगा आपको। ठीक है दोस्तों, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले मैंने क्या बताया था, जितने भी सेल होते हैं उनको या तो यूकैरियोटिक सेल में बांटा जाता है या तो प्रोकैरियोटिक सेल में बांटा जाता है। तो आइए देखते हैं इसमें कौन से यूकैरियोटिक है और कौन से प्रोकैरियोटिक सेल है। ठीक है दोस्तों, तो ये जो मोनेरा है आपका, जो मोनेरा है आपका, ये क्या है दोस्तों, ये प्रोकैरियोटिक सेल है। ये क्या है दोस्तों, ये प्रोकैरियोटिक सेल है। बाकी जितने भी चारों हैं, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया, ये सारे के सारे आपके क्या हैं, ये सभी आपके यूकैरियोटिक सेल होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों, यूकैरियोटिक सेल होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मोनेरा एक क्वेश्चन यहां से बन गया, आपके पूछते हैं फंजाई यूकैरियोटिक है प्रोकैरियोटिक है, प्रोटिस्टा आपका यूकैरियोटिक है प्रोकैरियोटिक है या मोनेरा। ठीक है दोस्तों, तो यहां से आपका एक क्वेश्चन हो गया कि मोनेरा को छोड़ करके बाकी सभी कैसे हैं, यूकैरियोटिक सेल हैं। और आपको अगर यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में नहीं पता तो आप मेरे साइटोलॉजी का वीडियो देख लीजिए, आपको पूर्णतः पता हो जाएगा, फिर आपको कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया आपका प्रोकैरियोटिक सेल, कौन, मोनेरा, बाकी क्या है, यूकैरियोटिक सेल। दूसरा बनने वाला प्रश्न, इसमें से कौन से सेल ऐसे होते हैं या इन 5 में से कौन से ऐसे होते हैं जो यूनिसेलुलर होते हैं और कौन ऐसा होता है जो मल्टीसेलुलर होता है। तो ध्यान देना दोस्तों, जो आपका मोनेरा और प्रोटिस्टा है ये कैसा होता है, ये यूनिसेलुलर होता है, एक कोशिकीय होता है। यूनिसेलुलर का मतलब क्या होता है, एक कोशिकीय। ये कोशिकीय। ठीक है दोस्तों, यहां तक बात आपको क्लियर है। बाकी फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया ये कैसे होते हैं, ये मल्टीसेलुलर होते हैं। ये कैसे होते हैं दोस्तों, मल्टीसेलुलर होते हैं। मल्टीसेलुलर को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, बहुकोशिकीय। क्या बोलते हैं दोस्तों, बहुकोशिकीय होते हैं। ये रहा आपका दूसरा बनने वाला क्वेश्चन। पहला क्या है कि इन 5 में से कौन प्रोकैरियोटिक होता है, कौन यूकैरियोटिक होता है। तो मोनेरा आपका प्रोकैरियोटिक, बाकी चारों आपके यूकैरियोटिक सेल। ठीक है दोस्तों, अभी ध्यान दीजिएगा, इसके बाद मैं चार्ट बनाऊं तो आपसे ही पूछूंगा कि कौन क्या होता है। ठीक है दोस्तों, और मोनेरा और प्रोटिस्टा ये यूनिसेलुलर होते हैं, बाकी के तीनों क्या होते हैं, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया ये मल्टीसेलुलर होते हैं। अगला प्रश्न आपका बनने वाला वो क्या है, किसके पास सेल वॉल होता है, किसके पास सेल वॉल नहीं होता है। अब देखिए दोस्तों, जो मैं साइटोलॉजी पढ़ाया हुआ था या सेल पढ़ाया हुआ था, अगर आपको नहीं पढ़ाया होता, डायरेक्ट आपको ये चैप्टर पढ़ाया होता या डिसीज पढ़ाया होता, तो आप लोग कैसे समझ पाते कि प्रोकैरियोटिक क्या होता है, यूकैरियोटिक क्या होता है। तो इसीलिए सेल पढ़ाना अनिवार्य था और इसीलिए डिसीज से पहले इसको पढ़ाना अनिवार्य था, ताकि आप टर्म को समझ पाए। अब आप भली बात अगर लेक्चर में देखे होंगे तो सेल वॉल जो मैं बोल रहा हूँ, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक बोल रहा हूँ, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर बोल रहा हूँ, अब आप लोग इसको भली बात समझ पा रहे होंगे। ठीक है दोस्तों, तो मैं क्या बोला कि इनमें किसके पास सेल वॉल होता है, किसके पास सेल वॉल नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, तो अब मैं बता दूं आपको कि मोनेरा जो है
इसके अंतर्गत बैक्टीरिया आते हैं, इसके पास सेल वॉल क्या होता है, प्रेजेंस होता है। सेल वॉल क्या होता है दोस्तों, प्रेजेंस होता है। प्रोटिस्टा के पास, अच्छा दोस्तों मैं प्रेजेंट के लिए ये साइन इस्तेमाल कर रहा हूँ और अब्सेंट के लिए ये साइन इस्तेमाल कर रहा हूँ, कट वाला। प्रोटिस्टा के पास हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, यानी कुछ इसमें ऐसे जीव आते हैं जिसके पास सेल वॉल होता है, कुछ ऐसे होते हैं जो सेल वॉल नहीं होता है। फंजाई के पास भी सेल वॉल प्रेजेंट होता है, प्लांटाई के पास भी सेल वॉल प्रेजेंट होता है। एनिमल के पास सेल वॉल प्रेजेंट होता है कि नहीं, आप लोग को पढ़ाया गया था सेल चैप्टर में कि एनिमल सेल यानी हम लोग के सेल में कोई भी सेल वॉल नहीं होता है, तो एनिमल के पास सेल वॉल नहीं होता है। ये रहा आपका तीसरा बनने वाला प्रश्न। चौथा प्रश्न क्या है आपका, ठीक है इन लोग के पास सेल होते हैं, तो इन लोग के सेल बने किससे होते हैं, तो देखिए दोस्तों मोनेरा है, मोनेरा में क्या पाया जाता है अभी आपको बताऊंगा आगे, फिलहाल हल्का सा जान लीजिए कि इसके अंतर्गत बैक्टीरिया आते हैं। क्या आते हैं दोस्तों, बैक्टीरिया आते हैं। तो इसके जो सेल वॉल हैं, इसके जो सेल वॉल हैं वो किसके बने होते हैं, वो बने होते हैं पेप्टिडोग्लाइकेन की, पेप्टिडोग्लाइकेन के। ठीक है दोस्तों, प्रोटिस्टा में पाया भी जाता है, नहीं पाया जाता है, तो कोई इसका अलग अलग चलता रहता है। ठीक है दोस्तों, अब अगला पूछा जाता है फंजाई का, तो फंजाई के सेल वॉल का नाम क्या होता है, काइटिन। क्या बोलते हैं दोस्तों इसके सेल वॉल का नाम दिया जाता है काइटिन। अब आती है प्लांटाई, तो प्लांटाई में कौन सेल पाया जाता है, सेलुलोज। कौन सा पाया जाता है दोस्तों, सेलुलोज पाया जाता है। ठीक है, और एनिमल में सेल नहीं पाया जाता है, सेल वॉल नहीं पाया जाता, सॉरी दोस्तों। ठीक है दोस्तों, यहां तक उम्मीद करता हूं बात अब क्लियर रहेगी। ये रहा आपका 4 क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको चार्ट बना के दिखाता हूं, तब तक आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों आइए हम लोग चार्ट के माध्यम से समझते हैं जो मैंने अभी आपको बताया हुआ था। ठीक है, तो ये कैरेक्टर है, कैरेक्टर का मतलब कौन सा सेल का टाइप है, सेल वॉल कौन से है, प्लेंट है कि नहीं है, सेल का ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, यानी यूनिसेलुलर है कि मल्टीसेलुलर है, और ये लोग भोजन अपना कैसे लेते हैं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब होता है कि ये लोग अपना भोजन किस तरीके से लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आइए एक एक कैरेक्टर हम लोग डिस्कस करते हैं। अगर मैं बात कर रहा हूँ सेल के टाइप के, तो बताइए दोस्तों ये प्रोकैरियोटिक सेल होता है कि यूकैरियोटिक सेल। अभी आपको बताया था कि मोनेरा इकलौता ऐसा है जो कैसा होता है, प्रोकैरियोटिक। कैसा होता है दोस्तों, प्रोकैरियोटिक। बाकी जितने भी हैं इसमें सभी के सभी क्या होते हैं, यूकैरियोटिक। क्या होते हैं दोस्तों, यूकैरियोटिक। ये भी क्या होता है आपका, यूकैरियोटिक। ठीक है, अब समझ दोस्तों मैं साथ लिख दे रहा हूं, ये भी आपका यूकैरियोटिक और ये भी आपका यूकैरियोटिक होता है। ठीक है दोस्तों, अब बात की जाएगी सेल वॉल में। बताइए किसमें सेल वॉल प्रेजेंट थे, किसमें सेल वॉल एब्सेंट थे। तो अगर मैं बात करूं सेल वॉल मोनेरा के पास, तो मोनेरा के पास सेल वॉल में क्या था दोस्तों, प्रेजेंट था। प्रोकैरियोटिक सेल के सॉरी प्रोटिस्टा के पास प्रेजेंट था, लेकिन सभी में नहीं, प्रेजेंट इन सम, केवल कुछ में ही यहाँ पे सेल वॉल प्रेजेंट रहता है। अगर मैं बात करूं फंजाई की, तो इसमें भी सेल वॉल क्या रहता है दोस्तों, प्रेजेंट रहता है। अगर मैं बात करूंगा प्लांटाई की, तो इसमें भी क्या रहता है दोस्तों, प्रेजेंट रहता है। क्या एनिमल में सेल वॉल पाया जाता है, नहीं, तो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, एब्सेंट होगा। क्या होगा दोस्तों, एब्सेंट होगा। अच्छा मैं बताया था सेल वॉल इसमें कौन सा पाया जाएगा, आपके बताए थे इसमें बैक्टीरिया पाया जाता है, लेकिन बैक्टीरिया के अंतर्गत क्या पाया जाता है, पेप्टिडोग्लाइकेन। यानी बैक्टीरिया की सेल वॉल किससे बनी होती है, वो बनी होती है दोस्तों पेप्टिडोग्लाइकेन से। लेकिन जो तुम्हारे एनसीईआरटी के बुक में दिया है वो यहाँ पे लिखते हैं नॉन सेलुलोजिक, यानी ये सेल्यूलोज नहीं बना होता है, नॉन सेल्यूलोजिक पॉलीसेकेराइड
सेकेराइड एमिनो एसिड, ठीक है दोस्तों। ये आपके क्लास 11th की एनसीईआरटी बुक में दिया है। यानी सेल वॉल प्रेजेंट रहता है, लेकिन कैसा प्रेजेंट रहता है दोस्तों? कौन सा सेल वॉल होता है? नॉन सेलुलोजिक। जैसे प्लांट में मैंने बताया था आपको कि प्लांट के सेल में कौन सा सेल वॉल पाया जाता है? सेलुलोज का। तो यहाँ पे लेकिन सेलुलोज नहीं होता, इसलिए नॉन सेलुलोजिक, सेलुलोज नहीं होता है। तो होता क्या है? पॉलीसेकेराइड एमिनो एसिड। या हम एक चीज और जानते हैं कि इसमें पाया जाता है बैक्टीरिया, और बैक्टीरिया का बना होता है पेप्टिडोग्लाइकेन की, पेप्टिडोग्लाइकेन। ठीक है दोस्तों, ये तो हो गया इसका सेल वॉल। ठीक, और अगर मैं बात करूं प्रोटिस्टा में कुछ भी पाया जाता है। फंगस की मैं बात करूं तो फंगस में कौन सा सेल वॉल पाया जाता है? काइटिन। इसमें कौन पाया जाता है दोस्तों? काइटिन पाया जाता है। और अगर मैं बात करता हूं इसमें प्लांटे की, तो इसमें पाया जाता है सेलुलोज। क्या पाया जाता है दोस्तों? सेलुलोज पाया जाता है, और इसमें एब्सेंट ही रहता है। ठीक है दोस्तों, अब मैं बात करने जा रहा हूं आपका सेल ऑर्गेनाइजेशन का। किसका बात करूंगा दोस्तों? अब मैं बात करूंगा आपसे सेल ऑर्गेनाइजेशन का। सेल ऑर्गेनाइजेशन, सेल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है कि कौन यूनिसेलुलर है, कौन मल्टीसेलुलर है। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं। तो मैंने बताया था कि मोनेरा कैसा होता है। मैंने बताया था मोनेरा और प्रोटिस्टा ये होते हैं यूनिसेलुलर। क्या होते हैं दोस्तों? यूनिसेलुलर होते हैं। तो इसको मैं क्या लिख दूंगा यहाँ पे? सेलुलर लेवल, यानी सेलुलर लिख दूंगा। सेलुलर का मतलब क्या होता है कि केवल इसमें सेल पाए जाते हैं और कुछ नहीं। तो ये भी क्या हो जाएगा आपका? सेलुलर। ये आपका मल्टी सेलुलर होता है, यानी यहाँ पे धीरे धीरे टिश्यू आना स्टार्ट हो जाता है। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों? मल्टी सेलुलर, मल्टी सेलुलर। क्योंकि इसमें क्या होता है? लूजली टिश्यू, लूज टिश्यू यहाँ पे पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, और ये आपका कैसा होता है? यहां से आपका ये मल्टी सेलुलर ही होता है, और लिख दे रहा हूं मैं मल्टी सेलुलर। और दोस्तों यहां से आपका टिश्यू, टाइट टिश्यू, और टिश्यू के साथ साथ ऑर्गन भी आना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, और बात करें अगर मैं बात करूं एनिमल की, तो एनिमल भी कैसा होता है दोस्तों? मल्टी सेलुलर होता है। कैसा होता है? मल्टी सेलुलर होता है। और यहाँ पे सेल, सेल से फिर टिश्यू, टिश्यू से क्या होता है आपका? ऑर्गन, ऑर्गन से क्या होता है दोस्तों? ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम। ये इतना यहाँ पे आता रहता है दोस्तों। ये चार्ट है आपका, किसी न किसी एग्जाम में यहाँ से एक क्वेश्चन अवश्य ही बनता है। तो दोस्तों इस चार्ट में जल्दी से आपको रिकेप कराता हूँ। अगर मैं बात करूँ कैरेक्टर की, तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में कौन कौन आता है? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया। ठीक है दोस्तों, अगर मैं बात करूँ सेल टाइप की, तो मोनेरा इकलौता ऐसा है जो प्रोकैरियोटिक सेल में आता है। बाकी जितने भी हैं उनमें यूकैरियोटिक सेल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? यूकैरियोटिक सेल। अगर मैं बात करूँ सेल वॉल की, तो सेल वॉल एक एनिमल को छोड़ करके मैं बात कर लूँ, बाकी प्रोटिस्टा में कुछ पाए जाते हैं, कुछ नहीं पाए जाते हैं। बाकी मोनेरा, फंजाई, प्लांटी में सेल वॉल पाया जाता है। अगर मैं बात करूं मोनेरा में, तो अकॉर्डिंग टू योर एनसीईआरटी इसमें क्या बताया गया है? नॉन सेलुलोजिक पॉलीसेकेराइड एमिनो एसिड। ठीक है, और मैं क्या बताया था आपको कि इसमें इसके अंतर्गत बैक्टीरिया आते हैं, और बैक्टीरिया का सेल वॉल किसका बना होता है? पेप्टिडोग्लाइकेन का। अगर मैं बात करता हूं प्लांट का, तो प्लांट का सेल वॉल, द सेल वॉल ऑफ द प्लांट इज मेड अप ऑफ सेलुलोज, यानी प्लांट का जो सेल वॉल होता है वो सेलुलोज का बना होता है। एंड व्हेन आई टॉक अबाउट द फंजाई, द सेल वॉल ऑफ फंजाई इज मेड अप ऑफ काइटिन। तो किसका बना होता है? फंजाई का, काइटिन का बना होता है। ठीक है दोस्तों, अब सेल ऑर्गेनाइजेशन की बात करूंगा, तो ये यूनिसेलुलर होता है, ये भी यूनिसेलुलर होता है। ये तीनों क्या होते हैं? मल्टीसेलुलर। यानी मोनेरा और प्रोटिस्टा वो कैसा होता है दोस्तों? वो होता है यूनिसेलुलर। बाकी
फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया कैसा होता है, मल्टीसेलुलर। फंजाई से धीरे धीरे क्या हो जाते हैं, टिश्यू आना स्टार्ट हो जाता है, प्लांट में टिश्यू परिपक्व हो जाता है। और बात करें एनिमल की, तो एनिमल में सेल्स, टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम सब आना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है दोस्तों, सब आ जाते हैं। हाँ, एक और बात इसमें मोड ऑफ न्यूट्रिशन की है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करूंगा तो इसके अंतर्गत हेट्रोट्रॉप्स भी आते हैं और ऑटोट्रॉप्स भी आते हैं। तो ऑटोट्रॉप्स, हेट्रोट्रॉप्स आप लोग जानते ही होंगे। ऑटोट्रॉप्स उसे कहते हैं ऐसे जीव जंतु जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉप्स। और जो अपने भोजन के लिए दूसरे पर डिपेंड होते हैं उसे क्या बोलते हैं, हेट्रोट्रॉप्स। ठीक है दोस्तों। अच्छा, सबसे ज्यादा न्यूट्रिशन में विविधता, डाइवर्सिटी ऑफ न्यूट्रिशन इज मैक्सिमम इन मोनेरा, इट इज योर क्वेश्चन। ये आपका टीआरई 3 पीजीटी का क्वेश्चन है कि सबसे ज्यादा न्यूट्रिशन की डाइवर्सिटी, विविधता किसमें पाई देखी जाती है, वो देखी जाती है आपके मोनेरा में। क्यों भाई, तो देखिए ऑटोट्रॉप्स में ये फोटो ऑटोट्रॉप्स भी करता है और कीमो ऑटोट्रॉप्स भी करता है। मतलब क्या है इसका, फोटो ऑटोट्रॉप्स। अच्छा, ऑटोट्रॉप्स मतलब क्या होता है, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। अगर मैं ऑटोट्रॉप्स के आगे फोटो लगा दूं, इसका मतलब होता है, फोटो का मतलब होता है लाइट, जो सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उसे बोलते हैं फोटो ऑटोट्रॉप्स। अगला होता है आपको कीमो ऑटोट्रॉप्स, तो जो अपना भोजन केमिकल के माध्यम से, रसायन के द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उसे क्या बोलते हैं, कीमो ऑटोट्रॉप्स। सल्फर, बैक्टीरिया वगैरह इसमें आते हैं। ठीक है दोस्तों। हेट्रोट्रॉप्स में आते हैं सेप्रोफाइटिक, पैरासिटिक। इसमें क्या होता है, एक जो दूसरे से अपना भोजन प्राप्त करते हैं और दूसरा जो सड़े गले पदार्थों पर उगते हैं, जैसे मशरूम वगैरह। ठीक है दोस्तों, क्लियर है यहाँ तक बात। ये सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी न्यूट्रिशन के मामले में पाया जाता है। अगर बात करूं प्रोटिस्टा की, इसके अंतर्गत ऑटोट्रॉप्स और हेट्रोट्रॉप्स आते हैं। ऑटो में नॉर्मली फोटोट्रॉपिक होता है और हेट्रोट्रॉप्स भी होता है। ठीक है दोस्तों, इसमें भी पैरासाइट और सेप्रोफाइटिक ही आते हैं। अगर बात करूं फंजाई की, फंजाई भी केवल हेट्रोट्रॉपिक होता है। ध्यान देना दोस्तों, ये ऑटोट्रॉपिक था, ये ऑटो हेट्रो दोनों है, और ये कैसा है, ये केवल और केवल हेट्रोट्रॉपिक है। ये भी सेप्रोफाइटिक और पैरासिटिक, एक जो दूसरे पर उगते हैं और दूसरा जो सड़े गले पदार्थों पर उगते हैं। ठीक है दोस्तों, ये भी कैसा है, ऑटोट्रॉप्स है। प्लांट पर लोग जानते हैं अपना भोजन स्वयं बनाता है। और अगर बात करूं एनिमल की, तो इनकी औकातें नहीं भोजन बनाने की। ये कैसा होता है दोस्तों, हेट्रोट्रॉप्स होते हैं। हेट्रोट्रॉप्स में होलोजोइक और सेप्रोफाइटिक। होलोजोइक क्या होता है, जो हम लोग का पूरा ये डाइजेस्टिव सिस्टम है, दैट इज कॉल्ड होलोजोइक, जिसमें हम लोग कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपलर फूड में कन्वर्ट करते हैं। हम लोग मतलब हमारा सिस्टम। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा आपका पूरा चार्ट। यहाँ से आपका एक क्वेश्चन बनना तय है। तो दोस्तों आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों ये रहा आपका पूरा वर्गीकरण। अब मैं आपको अगले लेक्चर में एक एक के बारे में थोड़ा विस्तार से बताऊंगा, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग बताइएगा आप लोग को वीडियो कैसी लग रही है, और अगर अच्छी लग रही हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। ठीक है दोस्तों, नमस्कार, गुड नाइट।